सब लोगों ने इस बात को समझा कि हम सब लोग इस नए एक इतिहास की शुरुआत हो रही है, तो कटुता के साथ नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रेम और करुणा के साथ होना चाहिए। और 24 का चुनाव बहुत सन 52 से लेके हम अब तक चुनाव देखते रहे हैं और चुनाव आएंगे। और इसके बाद जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर जिनका मन बड़ा होता है वही इतिहास बनाया करते हैं। तो आज मोदी जी ने इतिहास बनाया है, आज नरेंद्र मोदी ने इतिहास बनाया है। नहीं कर रहा है निसंदेह। अगर अकील खान आपके बीच में वो नहीं बोले, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं। निसंदेह अगर ये बिल पास होता है, महिलाओं को 33% आरक्षण का जो वादा रहा है, और मैं समझता हूँ बहुत समय से ये अधूरा पड़ा था, अगर पूरा होगा तो इतिहास में दर्ज होगा, क्यों नहीं होगा दर्ज। इसको ये बड़े मन की बात है, ये नरेंद्र मोदी के क्रिटिक है। देखिए सुनीता दुग्गल, आज तो प्रधानमंत्री के जो क्रिटिक भी हैं, विरोधी पार्टियां भी है, वो भी कह रही हैं कि इतिहास तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इतिहास नहीं है, लेकिन ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में भी लिखा जाएगा। लेकिन दो तीन चीजें जो कि सवालों के घेरे में है। शिवसेना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट की, उन्होंने ट्वीट करा है कि ये एक्चुअली परिसीमन के बाद लागू होगा, 2026 के बाद लागू होगा, 2029 के चुनाव में लागू होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ संदेह पैदा कर रही है विपक्ष के खेमे में। योर टेक ऑन दैट। देखिए ऐसा अमीश जी, कल जो है इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी और मुझे लगता है कि सभी जितने भी दल हैं उनको अपना अपना पक्ष इसके अंदर रखना चाहिए, और जो भी इसका मंथन करने के बाद जो निकलेगा, मुझे लगता है कि उसके बाद सर्वसम्मति के साथ इस बिल को पास करना चाहिए। मलूक नागर एक सेकंड मलूक नागर, ये जो 29 में ये लागू होगा, 26 के परिसीमन के बाद, इसको लेकर जो कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी के जो खिलाफ है, उन्होंने सवाल खड़ा करा है मंशा के ऊपर। योर टेक। देखिए, ये वैसे तो थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा जी, तो पर जो कल मिनिस्टर बोलेंगे वो क्या क्या बातें रखते हैं, उसके बाद जितने एमपी बोलेंगे वो क्या क्या बातें, क्या क्या डिमांड रखते हैं, जो प्रोविजन है पार्लियामेंट का, और सबकी बातें मिनिस्टर वहाँ बैठ कर नोट करते रहते हैं। फिर बाद में बिल पास होने से पहले मिनिस्टर खड़े होकर के क्लैरिफिकेशन देते हैं और एक एक पॉइंट का जवाब देके जब जाते हैं। तो असली बात तो कल पूरी चर्चा के बाद निकल करके आएगी। आप सब एमपीज हैं और इस समय व्यूअर्स देख रहे हैं, पीछे संसद भवन दिख रहा है। पुरानी संसद का अनुभव और नई संसद का अनुभव कैसा रहा? मलूक नागर, आपसे शुरुआत करता हूं, फिर सुनीता दुग्गल और फिर भदौरिया साहब। आपने भी पुरानी संसद में तो गए हो आप, तो इस वजह से ऐतिहासिक रहा, ऐतिहासिक क्षण थे। आज 1917 में बननी शुरू हुई और 26 में पूरी, 1927 में पहला सेशन आजादी के पास इस बिल्डिंग में चला। सख्ती आजादी से पहले यहाँ से देश चलता था। डेवलपमेंट पुरानी संसद में मिस क्या करेंगे? अच्छा, और जो 1947 के बाद भी, आजादी के बाद पूरी सख्ती यहाँ से चली, और आज जो हमारे पैसे और हमारे पसीने से बनी हुई संसद, जो हमारे लिए मंदिर की तरह, संविधान मंदिर, उसमें से निकल तो के उनको क्या कहेंगे जो मोदी महल कह रहे थे इसको? उसमें से आज निकल के जो अपने लोगों में आजादी के बाद अपनी सोच, अपने विचार, अपना पैसा, अपना पसीना के हिसाब से, और जो बढ़े हुए एमपीओ के जो आने वाले समय बढ़ने 888 संख्या, जो उस समय 37 करोड़ थे, अब 140 करोड़ हैं, उसको चलाने के लिए जो बड़ी संसद भव्य बनी है, एक ऐतिहासिक लम्हा था और खुशी की बात थी। जी सुनीता जी, एक तो पुरानी संसद और उसके बाद नई संसद में जाना, अनुभव कैसा था और पुरानी संसद में मिस क्या करने वाली हैं आप? अमीश जी, मैं इस बात के लिए मैं ये कहूंगी कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 17वीं लोकसभा के हम सदस्य हैं कि जो इतिहास के पन्नों में भी रहे और उसके बाद भविष्य में भी जा रहे हैं, और वर्तमान में आज हम दोनों के बीच में खड़े हैं। कल रात को आप लोगों को नींद आ गई थी? आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था कि आज जो है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के दिन हम लोगों ने जिस तरह से जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई जो है संसद भवन के अंदर प्रवेश किया, और इसके साथ साथ जो पुरानी जो संसद भवन है उसकी गरिमा को भी बरकरार रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भवन की तस्वीरें लाइव चल रही हैं, इसको अब संविधान भवन के नाम से जो है वो जाना जाएगा, इसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए। और नई संसद भवन के बारे में क्या आपको बताऊं कि बहुत ही एकदम उम्दा है, बहुत सुंदर है और जर्नलिस्ट एडिटर्स को बुलाया था, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, तो आई वाज देयर, मैंने उसका अनुभव किया था। लेकिन आप कुछ पूछना चाहेंगे भदौरिया साहब, और कुछ कहना चाहेंगे नए संसद भवन के बारे में? श्री गणेश हुआ है आज से नई संसद का। देखिए, पुराने से जो हम नई में जा रहे हैं, तो पुराना का जो गौरवशाली इतिहास है, इसमें हमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। देश की आजादी के लिए इसी संसद में शहीद आजम भगत सिंह ने वो काम किया था
जिससे देश की पूरी तरुणाई जागी और देश को आजादी मिली, और वो सबसे ज्यादा बड़ी कुर्बानी देकर उनको फांसी की भी सजा हुई। मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी संसद में बैठकर आवाज बुलंद की दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और सुश्री बहन मायावती जी ने दोनों जगह, दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा रहा हो, राज्यसभा रहा हो, दोनों जगह पर आवाज बुलंद की। तो ये मैं समझता हूं परंपरा नई संसद के अंदर जारी रहेगी और देश की तमाम जो 140 करोड़ जनता है उसकी जो अनुभूति है, उनको सारा जो मिलना चाहिए अधिकार वो भी मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। अखिल बाबू, पुरानी संसद तो आपको भी नहीं भूलेगी, 2 बार नरेंद्र मोदी फुल मेजोरिटी के साथ आ गए, 370 भी हट गई, आपको तो भूल नहीं सकती वो। देखिए, ये देश को नहीं भूलेगा कि 9.5 सालों के अंदर मोदी जी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। मोदी जी ने महंगाई बढ़ाई है, जो जिसके लिए वो हमारी स्मृति ईरानी जी जो है ना थालियां पीटा करती थी कि महंगाई है, चूड़ियां ले लो। उसके अलावा और जो हमारे देश के अंदर इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल के कहा था ना, परेशान हो गए महिला आरक्षण बिल पास होने से। 1 करोड़ रोजगार हर साल गायब हो रहे हैं। इसके अलावा और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे देश के अंदर आपका जवाब क्या है? प्रेस फ्रीडम जो है, प्रेस फ्रीडम 152 नंबर पे पहुंच गई है। पता नहीं किस प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो, काम कर रहे हैं। गठबंधन पत्रकारों को बैन कर रहा है और आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बॉयकॉट कर रहे हो और आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हो। जी, हमारी जो 142 नंबर पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए हैं, पहुंच गई है। सुनीता जी का जवाब। अरे विकसित 6.5 लाख, 6.5 देखिए अमेश जी, मुझे लग रहा है कि आज देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, हम चाहे चंद्रयान 3 की बात करें, चाहे G20 में जिस तरह से हमारे देश ने रिप्रेजेंट किया है, अभी आप ये देखिए कि कितने सालों से G20 चल रहा है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को अगर उसमें शामिल करने का श्रेय किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और वो अफ्रीकन कंट्रीज, आप ये देखिए कि वो अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए, वो उनकी आंखें भर आई ये देखकर कि हमको जो है अब इसमें शामिल किया गया है, वो G20 से अब G21 हो गया है। तो ऐसा भव्य और दिव्य जो आप ये देखिए कि कार्यक्रम जो है G20 का रहा, आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उससे सलाह ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि हमें किसी भी कोई भी निर्णय क्यों ना हो, और ऐसे आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, उसको मिलती, आप ये देखिए प्रधानमंत्री होते, आप ये देखिए हमारे देश को प्रधानमंत्री है वो है मोदी टुवर्ड्स बीजेपी, आना था गंगूबाई भी होता कोई प्रधानमंत्री, पहले क्यों नहीं आए? ये तो G20 तो हर साल होता है। एक सेकंड मुझे सुनीता जी आप अपनी, मुझे डबल माइक लगाना पड़ेगा। सुनीता जी आप बोलिए प्लीज। जी, मैं ये कह रही हूँ कि G20 तो हर साल में होता है, पिछले साल क्यों नहीं हो गया फिर ये अफ्रीकन यूनियन वाला? इंडोनेशिया में हुआ। देखिए आप वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ कि जो आज भारत जिस दिव्य और भव्य स्थान पर पहुंचा हुआ है वो आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आज आप ये देखिए कि सारे कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं हुआ?